बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के 18 और झारखंड की 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर में 175 और झारखंड में 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुकमा जिले में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 2 अधिकारी समेत 14 शहीद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे हालात का जायजा। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने की निंदा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत अंतिम दौर में। आज फैसले की उम्मीद। बीजेपी दे सकती है 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। उद्योग जगत को ब्याज दर में कटौती की आस। बेहतर हुई कोर सेक्टर की विकास दर। और 30 साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को मुनासिब मुआवजे और इलाज का इंतजार। दोषियों को सजा न मिलने पर रोष। सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में 18 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज 5 जिलों में चुनाव हो रहा है। इनमें कश्मीर घाटी के और जम्मू इलाके की सीटें हैं। कश्मीर घाटी का इलाका सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यहां करीब 15,35,000 वोटर 175 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आज भी यहां वोटरों में खासा उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सर्दी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोगों की अच्छी भीड़ जमा हुई है। पिछले दौर के चुनाव में, यानी पहले दौर का जब चुनाव हुआ था, तब प्रदेश में 72% रिकॉर्ड मतदान हुआ था। और जम्मू कश्मीर के अलावा अगर झारखंड की बात करें तो दूसरे दौर के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा की 20 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए झारखंड में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 में से 16 सीटें आरक्षित हैं। इस दौर में 44,31,900 वोटर हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए कुल 5,048 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोट देना हम लोग का उचित है, इसलिए आए हैं। इतना भरे भर वोट देने का पक्ष है, इसलिए वोट देने के लिए आया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को हुए माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए और 12 जवान जख्मी हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा माओवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि माओवाद की चुनौती का एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। गृह मंत्री आज हालात का जायजा लेने छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दुर्नापाल और चिंतलनार गांव के बीच सोमवार को माओवादियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट समेत 14 जवान शहीद हो गए। कई माओवादियों के मारे जाने की भी खबर है। जो रिपोर्ट आई है 13+1 14 लोग जवान शहीद हुए और 12 लोग घायल हैं। चिंता गुफा से उन सारे इंजर्ड लोगों को पहले रायपुर लाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। अभी उनको जो प्राथमिक एड वहाँ पे स्थानीय जो लोकल कैंप के डॉक्टर हैं वो करेंगे। फायरिंग रुक चुकी है और पार्टी अब जो आगे कार्रवाई जारी है वहाँ पर। सर ये क्या पार्टी ऑपरेशंस में निकली हुई थी या मूव करी थी कहीं पे? क्या नहीं, ऑपरेशंस पे थी। कुछ दिन पहले भी ऑपरेशंस थी। सेकंड फेज था ऑपरेशन का, तो काफी जगह पर पार्टी अभी भी अंदर है और ऑपरेशन जारी है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हमले की निंदा की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालात की समीक्षा के लिए आज रायपुर जा रहे हैं। गांव के रहने वाले इनोसेंट नागरिकों को ढाल बनाकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादियों ने हमला किया है। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा माओवादी हमला है। सुकमा जिले के इसी इलाके में 10 दिन पहले 21 नवंबर को माओवादियों ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर गोलियां दागी थीं। इसमें 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए थे। 25 मई 2013 को नक्सली हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत 28 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र कपास उगाने वाले किसान इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं।
मौसम की मार से जहां कपास की पैदावार कम हुई, वहीं फसल की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष ने कपास की कीमतों में गिरावट पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कपास समेत दूसरी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है, लेकिन कई सालों से मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बिजली, पानी की कमी के चलते पैदावार कम होने से किसान कर्ज में डूब गए हैं, खुदकुशी करने को मजबूर हैं। इस साल कपास के दाम में गिरावट आई है, इससे किसान की हालत और खराब हो गई है। दाम रोज कम होते जा रहे हैं, सोयाबीन के दाम कम हो रहे, कपास के दाम कम हो रहे और हर चीज के किसान के माल के दाम कम हो रहे और उसकी लागत मूल्य बढ़ रही है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे में डूबकर। सोमवार को राज्यसभा में भी शून्यकाल में कपास की कीमत में भारी गिरावट का मामला उठा। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने आरोप लगाया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की कीमत आधी घटकर करीब 3,000 रुपए क्विंटल पर आ गई है। एनसीपी के शरद पवार ने कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपड़ा मंत्री से मिले जवाब का हवाला दिया। पिछली बार जब थोड़ी सी कीमत घटी थी तब लोग काफी चिल्ला रहे थे। जो अदर साइड पे बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि जो कॉटन का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाहिए और साथ साथ ये भी कहा था, उन्होंने बात की थी फार्म, फैशन, फैब्रिक्स, फाइबर और फॉरेन। लेकिन मैं समझता हूँ कि फार्म, फैशन, फैब्रिक्स और फाइबर उनके शब्दकोश से गायब हो गए और सिर्फ फॉरेन ही रह गया। तो किसानों पे ध्यान देने की काफी जरूरत। Last year the price level was between 5,000 to 5,900, so there was no complaint. This year prices have gone down to practically 3,500. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से तुरंत जवाब की मांग की और सरकार से किसानों को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा। देश में इस साल रिकॉर्ड 126.55 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की बुआई हुई, लेकिन कपास की कीमतों में गिरावट, लागत बढ़ने और चीन की तरफ से कपास का कम आयात करने की मार किसानों पर पड़ रही है। भारत में सरकार भी कपास किसानों को राहत पहुंचाने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नए सीबीआई निदेशक के नाम पर आज फैसला हो सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी की आज बैठक होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। सीबीआई प्रमुख की चयन समिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करने वाले विधेयक को हाल ही में संसद से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। मौजूदा सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और इस पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेंद्र भारद्वाज और गृह मंत्रालय में विशेष सचिव प्रकाश मिश्रा शामिल हैं। दोनों राजस्थान और ओडिशा से 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में नई रेल परियोजनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नागालैंड दौरे पर प्रधानमंत्री ने पर्यटकों की तादाद बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताया। उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए कई फैसलों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सोमवार को सालाना हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर पर्यटन के लिए बेहतरीन जगह है, इसलिए पर्यटन के विकास के लिए रेल और सड़क संपर्क जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म, द 28,000 crore rupees provided for a new railway line projects and 14 new railway lines. इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पालाटाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस यूनिट से 726 मेगावाट बिजली मिलनी है। जहां गैस के भंडार पड़े हैं उसका सब सर्वाधिक उपयोग करके हम पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे बदल सके। ऊर्जा के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को नौजवानों को रोजगार मिलने की पूरी संभावनाएं उसमें निहित है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को बिजली बेचने की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में एशिया का प्रवेश द्वार बनने की पूरी क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार के 6 महीने के काम पर कल एक बुकलेट जारी करके 20 से ज्यादा मुद्दों पर यू टर्न लेने की बात कही है। कांग्रेस ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर आरोपों को किताब की शक्ल में सामने रखा। मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर कई वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। आज कांग्रेस पार्टी अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती है, 6 महीने के अंदर अंदर ही आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो आपका पहले जो स्टैंड था उसका ठीक विपरीत स्टैंड आज आप ले रहे हैं। कांग्रेस ने काले धन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त किए वादों को अब बीजेपी भूल चुकी है। तो मैं केवल और कांग्रेस पार्टी केवल इतना कहना चाहती है कि पुराने किए गए वायदे ना भूलें, पुराने दिए गए फिगर्स ना भूलें। ऐसा ना हो कि देश की जनता ही आपको भुला दे। आज भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस पुस्तक विमोचन करना चाहते हैं, नहीं तो जो भी करना चाहते उनको करने दीजिए। लोकतंत्र में उनका अधिकार है, इसमें हम क्यों घबरे। हमने कोई गलती किया नहीं, हमने बढ़िया काम किया, लोग इसका प्रशंसा कर रहे। वो लोग निराश होके, हताश होके वो कुछ ना कुछ मीडिया अटेंशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। किताब में चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी जिक्र किया है। कांग्रेस ने परमाणु उत्तरदायित्व बिल, डीजल कीमतों को बाजार के हवाले करने और बांग्लादेश से जमीन की अदला बदली पर रुख में बदलाव की तरफ भी इशारा किया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में शिवसेना को सरकार में शामिल करने की कवायद तेज हो गई है और आज इस पर कोई फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि शिवसेना के सरकार में शामिल होने पर जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद को लेकर शिवसेना के रुख में नरमी दिख रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना को 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री का पद देने का मन बना चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गतिरोध खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी की मंशा है कि विधानसभा के 8 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले शिवसेना सरकार का हिस्सा बन जाए। देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर उनके साथ शिवसेना नेताओं अनिल देसाई और सुभाष देसाई की बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना के एक नेता ने कहा कि सरकार में शामिल होने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और आज इसका हल निकल सकता है। फडणवीस ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। शिवसेना के साथ हमारी चर्चाएं चल रही है। कल भी बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चर्चा को पूरा कर पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेकर अपनी जिद छोड़ने के संकेत दिए हैं। इसके बदले बीजेपी ने शिवसेना को 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी शिवसेना को लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, पर्यटन और उद्योग विभाग देना चाहती है। बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद है। इसमें शिवसेना के 10 मंत्रियों के अलावा बीजेपी के 10 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 288 सदस्यों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 121 सदस्य हैं, जबकि शिवसेना के 63 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। केंद्रीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करने जा रहा है। ये समीक्षा ऐसे वक्त पर आ रही है जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी है और महंगाई की दर में कमी आई है। ऐसे में सरकार और उद्योग संगठन दोनों ही आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आरबीआई की समीक्षा से पहले सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र से कुछ अच्छी खबरें आई। अक्टूबर के दौरान 8 मूलभूत उद्योगों के विकास दर में 6.3% की विकास दर दर्ज की गई। इसमें कोयले की विकास दर 16.2%, रिफाइनरी उत्पादों की 4.2% और बिजली की 13.2% रही। लेकिन इससे पहले 28 नवंबर को जारी किए गए आंकड़ों में दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी की विकास दर धीमी होकर 5.2% पर आ गई थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर भी मात्र 0.1% रही।
ऐसे में उद्योग संगठन मानते हैं कि अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो आरबीआई को ब्याज दरों में नरमी के संकेत देने होंगे। Unless we are able to signal a slightly moderate interest regime, the revival of the investment cycle will be that much delayed. And I don't think India can afford that. If we look at the global picture that we need to revive investment, we need to build the supply chain. ब्याज दरें कम ना करने के पीछे आरबीआई का सबसे बड़ा तर्क था बढ़ती महंगाई। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो खुदरा महंगाई की दर जो इस साल जुलाई में 7.96% पर थी, अक्टूबर में घटकर 5.52% पर आ गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दामों में रिकॉर्ड गिरावट आई है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक फिलहाल स्थिति का जायजा ले और ब्याज दरों में कटौती को कुछ समय के लिए टाल दे। That be happy if it gets done, but be happier if it doesn't. For a simple reason that then you will see a more impactful thing coming through with a further more, I would say, a longer term treatment to this whole issue of inflation. दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने खुले शब्दों में नर्म ब्याज नीति की वकालत की है, खासकर तब जबकि सरकार जोर शोर से विकास के एजेंडे पर काम करने का मन बना रही है। फिलहाल सबकी नजर आरबीआई पर टिकी है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वेतन में इजाफे की मांग को लेकर आज से बैंक कर्मचारी क्षेत्रवार हड़ताल पर रहेंगे। 2 से 5 दिसंबर की इस हड़ताल में देश भर के 27 सार्वजनिक, 12 निजी और 6 विदेशी बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। आज साउथ जोन यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में हड़ताल रहेगी। 3 दिसंबर को उत्तरी जोन यानी दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 4 दिसंबर को ईस्टर्न जोन, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकों की हड़ताल होगी। इसके अलावा 5 दिसंबर को वेस्टर्न जोन यानी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में हड़ताल रहेगी। इससे पहले 12 नवंबर को सरकारी बैंकों के 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे। केंद्रीय सूचना आयोग ने देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों को सम्मन जारी किया है। राजनीतिक दलों को अगले साल 7 जनवरी को आयोग के सामने आरटीआई कानून लागू नहीं करने पर अपनी स्थिति साफ करनी है। आयोग ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से जारी समन की अनदेखी करते हुए 21 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस समेत 6 राजनीतिक दलों की तरफ से कोई भी आयोग के सामने पेश नहीं हुआ था। इन पार्टियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाए जाने के आदेश का पालन नहीं करने के मामले की सुनवाई में अपना पक्ष रखना था। केंद्रीय सूचना आयोग ने पिछले साल 6 राजनीतिक दलों को सरकारी प्राधिकार घोषित किया था और इन्हें आरटीआई कानून के तहत जवाबदेह बताया था। सीआईसी ने सूचना मांगने वाले आवेदनों पर प्रक्रिया के लिए इन्हें कानून के तहत आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर नई नीति बनाकर लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में जब तक नई नीति लागू नहीं होती तब तक गवाहों के लिखित या मौखिक रूप से सुरक्षा की मांग करने पर सरकार को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। कोर्ट ने मौजूदा सुरक्षा नीति में कई खामियां बताई। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में गवाही देने वाले या अपराध से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने वाले लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नई नीति में गवाहों के अलावा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का भी ख्याल करना होगा। इसके अलावा नई सुरक्षा नीति में गवाहों की पहचान उजागर नहीं करने के लिए भी व्यापक प्रावधान होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि सियरा लियोन ने इबोला के खिलाफ प्रगति की है, लेकिन अभी भी यहां काम की रफ्तार और देशों के मुकाबले सुस्त है। संयुक्त राष्ट्र आकस्मिक इबोला मिशन के प्रमुख एंटनी बेनबरी के मुताबिक इबोला का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसके खिलाफ जागरूकता समेत काफी काम करना बाकी है। There's a tremendous amount of good things happening. But
We are still facing a very serious situation. The world is, the people of Guinea, Liberia, and Sierra Leone are facing a very serious situation. People are catching the disease. People are dying of it. पेरू की राजधानी लीमा में संयुक्त राष्ट्र की सालाना जलवायु परिवर्तन बैठक हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में वैश्विक संधि को लेकर 2 दशक से चला आ रहा गतिरोध खत्म किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पिछले 2 दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच समझौते को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस मुद्दे पर पेरिस में अगले साल दिसंबर में 200 देशों की एक बैठक होनी है। उससे पहले लीमा में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच कोई सहमति बन सकती है। US and China came up with important agreement on climate, including their possible commitments. Now, exactly as we agreed in Warsaw, we still translate those announcements early next year into contributions to the international agreements. They are the milestones, and I'm glad to see, and it is great that Poland could be part of the stimulus behind that. हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ है। बावजूद इसके दुनिया की आबो हवा खराब होने का खतरा बरकरार है। अगर अगले साल सभी देश किसी समझौते के लिए राजी नहीं होते हैं, तो पृथ्वी से मानव जीवन पर खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। Que ponga los cimientos claros y sólidos del nuevo acuerdo climático global, a través de un documento con elementos básicos que expresen un balance entre acción climática y desarrollo sostenible. Queremos a su vez, por primera vez, todos los países sin excepción, nos pongamos de acuerdo en la información que deberemos presentar. पेरू में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम लगाने संबंधी समझौता होने के आसार हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ी हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत विकासशील देशों में मौसम की मार का जोखिम बेहद ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो जलवायु पर विकास के असर को लेकर, परिवर्तन को लेकर मंथन जारी है। तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं और इसी विकास का एक असर भोपाल में भी पड़ा था, जिसकी जलवायु आज भी दूषित है और ये भयंकर असर को पूरा हुए करीब 30 साल हो गए हैं। भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 30 साल पहले ही हुआ। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाखों लोग आज भी उस हादसे के दर्द को झेल रहे हैं, लेकिन 3 दशक गुजर जाने के बाद भी उनकी मुनासिब हर्जाने की गुहार अनसुनी है और दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। फरियानी जाए, आँखन में जाला पड़ गया, हाँ मट्टी की नहीं जले, फरियानी जाए। हीराबाई की बुझती आंखों में आज भी वो 30 साल पहले का हादसा खौफ बनकर छिपा है। सर्द रात में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है। देखते ही देखते आसपास के इलाके जहरीली गैस के चेंबर में तब्दील हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,295 लोगों की मौत, जबकि लोग इससे कहीं ज्यादा मौतों का दावा करते हैं। ये तो थी उस रात की बात, लेकिन उस जहर का असर आज भी देखा जा सकता है। The toxic waste needs to be cleaned up, both in the site but also outside. It's affected the soils and the water, so that's why it's creating health issues for people. Not just the toxic waste health issues of gynecological reproductive issues affecting women, but it's now affecting the general population. हादसे के बाद सरकार ने सारी जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड पर थोप दी। मुकदमा चला और 1989 में सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच समझौता हुआ, जिसमें कंपनी ने $470 मिलियन का हर्जाना देने पर सहमति जताई।
लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब भी मुनासिब मदद का इंतजार है। एक गले में ऊपरी फेफड़ा सब खराब हो गया, ये गैस की वजह से हुआ, नहीं तो पहले नहीं थे। तो जब से कम 15 साल से हो रहा है ऐसे, बीमार होते दवाई करते 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 परेशान हो गए सब। भोपाल गैस त्रासदी पर अब तक करीब 17 सरकारी और गैर सरकारी स्टडीज कराई जा चुकी हैं। लगभग सभी अध्ययनों में पता चला है कि फैक्ट्री के आसपास 3.5 किलोमीटर के इलाके का पानी दूषित है, जिससे कैंसर और जन्मजात बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भोपाल के निवासियों को सिर्फ धन की ही नहीं बल्कि एक व्यापक योजना की जरूरत है, जो उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का नया शेड्यूल तय हो गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के तहत अब पहला टेस्ट एडिलेड में 9 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 17 दिसंबर से खेला जाएगा, जबकि मेलबर्न में तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। सिडनी में चौथा और आखिरी टेस्ट 6 जनवरी से खेला जाएगा। पहले दोनों टीमों के बीच सीरीज की शुरुआत 4 दिसंबर से होनी थी। अब पहला टेस्ट दिवंगत बल्लेबाज फिलिप ह्यूज के घरेलू मैदान एडिलेड पर खेला जाएगा। घरेलू मैच के दौरान चोट लगने से ह्यूज की मौत हो गई थी। बुधवार को ह्यूज की गृहनगर मैक्सवेले में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के 18 और झारखंड की 20 सीटों पर वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर में 175 और झारखंड में 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुकमा जिले में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 2 अधिकारी समेत 14 शहीद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे हालात का जायजा। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने की निंदा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत अंतिम दौर में। आज फैसले की उम्मीद। बीजेपी दे सकती है 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। उद्योग जगत को ब्याज दर में कटौती की आस। बेहतर हुई कोर सेक्टर की विकास दर। 20 साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को मुआवजे और इलाज का इंतजार। दोषियों को सजा न मिलने पर रोष।